दोस्तों 1987 में प्रेडेटर मूवी रिलीज होने के बाद हमने देखा कि कैसे एक परग्रही ट्रेंड अमेरिकी सैनिकों की टीम को एक एक करके मार देता है। वियतनाम युद्ध में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां एक नहीं बल्कि दोनों तरफ की सेनाओं ने यह कहा था कि युद्ध के दौरान वो किसी अदृश्य ताकत से भी लड़ रहे थे। जहां भी इंसान बड़ी लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहा है, वहां हमें अक्सर ही कुछ ऐसे अजीब किस्से सुनने को मिलते हैं जो कि आम या इंसानी समझ के बाहर होते हैं। युद्ध के दौरान इन सब घटनाओं के बाद अक्सर एक साइड दूसरे पर दोषारोपण करती है। बात तब सामने आती है जब युद्ध खत्म हो जाता है और दोनों ही पक्ष ये कहते हैं कि वो उस घटना के जिम्मेदार नहीं थे। तब दोनों को ये समझ आता है कि उस लड़ाई में उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद था। ब्रिटिश और अमेरिकी बॉम्बर क्रूज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फू फाइटर्स को देखा था, जो कि रोशनी के गोले थे जो आसमान में उड़ते रहते थे और प्लेन्स का पीछा भी करते थे। शायद ही कोई लंबी लड़ाई ऐसी रही हो जहां ऐसे पारालौकिक शक्तियों का जिक्र ना हुआ हो। लेकिन लड़ाई के दौरान ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट सैनिक लिख के देता है और ऐसी घटनाओं में बहुत से सैनिक शामिल होते हैं। 1975 में जब वियतनाम युद्ध का अंत हुआ, जो कि लगभग 20 साल से चल रहा था और उसने तकरीबन 60,000 अमेरिकियों की जान ली थी और उससे कहीं ज्यादा पे दिमागी असर पड़ा था। इस युद्ध ने अमेरिकी सोसाइटी को कई भागों में बांट दिया था और उस वक्त अमेरिका में इस युद्ध के प्रति काफी नफरत थी। इसीलिए ऐसी रिपोर्ट्स को काफी सालों तक दबा रहने दिया गया। 1968 की गर्मियों में अमेरिकी कमांडर्स ने देखा कि ऐसी रिपोर्ट्स में काफी तेजी आई है, जहां वियतनामी हवाई जहाजों का लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार उड़ना शामिल था। आर्मी और वायुसेना दोनों ने ही ये रिपोर्ट्स दी कि दुश्मन के जहाज उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए थे और गश्त के दौरान बड़ी तेजी से उनकी तरफ आते थे। इन रिपोर्ट्स के बाद वायुसेना की गश्त और बढ़ा दी गई और पायलट्स को कैमरे दिए गए ताकि वो दुश्मन के जहाज़ों की फोटो खींच सकें। हवा में अमेरिकी सैनिकों को वो चीज़ें दिखती रहीं और उन्होंने अपने ऑफिसर से कहा कि उनकी फ़ोटो खींच पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से उड़ते हैं। बहरहाल जून में टाइगर द्वीप के पास ऑस्ट्रेलियाई शिप HMAS होबार्ट पे अटैक हुआ। ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर था और बहुत सारी हरकतों को ट्रैक कर रहा था जब उस पर यह हमला हुआ। जब तक कि वहां आसपास मौजूद एयरप्लेन्स और डिस्ट्रॉयर उसकी मदद के लिए पहुंच पाते, उस पर बहुत सारे विस्फोट हुए, जिसमें 2 नाविक मारे गए और 8 घायल हुए। इसकी रिपोर्ट में इसका कारण फ्रेंडली फायर लिखा गया था और कहा गया था कि अमेरिकी जहाज इसके जिम्मेदार थे। जहाज पे मौजूद लोगों ने कुछ अलग ही कहा। उनके मुताबिक जहाज जिन चीज़ों को ट्रैक कर रहा था, ये फायर उन चीज़ों ने किया था। कुछ का कहना था कि अमेरिकियों ने जो मिसाइल उन चीज़ों पर दागी थी, वो उन्हें मिस कर गईं और जहाज पे आ लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक पेट्रोल बोट, जिसको कि लेफ्टिनेंट पीटर स्नाइडर कमांड कर रहे थे, तखान नदी पे गश्त लगा रही थी। वो LOC से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे जब उन्हें एक दूसरी पेट्रोल बोट से वायरलेस पे एक संदेश आया। उनके हिसाब से उनकी नाव पर किसी अनजान रोशनियों ने हमला कर दिया था। स्नाइडर ने तत्काल ही अपनी टीम को उस नाव के पास चलने को कहा। जैसे जैसे वो उस नाव की दिशा में जा रहे थे, वैसे वैसे उनके वायरलेस पर संदेश बहुत ज़्यादा आने लगे, लेकिन वो समझ के बाहर थे। उनके संदेश से ऐसा लग रहा था कि उनकी नाव पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही थी और वो उस नाव को इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं थे। थोड़ी ही देर में क्षितिज में एक लाली दिखाई दी। जब स्नाइडर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो नाव जल रही थी और धीरे धीरे एक गोले में घूम रही थी। उस नाव की मेन्स गन्स शांत थीं, लेकिन छोटी गन्स की आवाज़ कभी कभार आ रही थी, जिसकी की डायरेक्शन उन दोनों रोशनियों पे थी जो कि अभी भी उस नाव के ऊपर से बार बार उड़ रही थी। स्नाइडर ने उस नाव की मदद करने की सोची और उन दोनों रोशनियों को बड़े ध्यान से देखा। ये काफी तेजी से उड़ रही थीं और दूरबीन से देखने पे वो आग के गोले की तरह नजर आ रही थीं। जैसे ही उन गोलों ने उस जलती हुई नाव के ऊपर से क्रॉस किया तो उस नाव में विस्फोटों की झड़ी लग गई। इसके बाद वो लाइट्स LOC की तरफ उड़ गईं और आंखों से ओझल हो गईं। स्नाइडर की नाव ने बड़ी ही मेहनत से 2 लोगों को बचाया और उसके बाद वो अपने बेस की सुरक्षा की तरफ चल दिए। बचे हुए लोगों ने बताया कि वो लाइट्स उनका पीछा काफ़ी देर से कर रही थीं। जैसे जैसे वो रोशनियां उन नाव के करीब आती गईं, तो उसके कमांडर ने एक वार्निंग शॉट दागा। ऐसा करते ही उन रोशनियों ने अपने आप को बांट लिया और नाव के ऊपर से तेजी से उड़ने लगीं। उन रोशनियों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए विस्फोटक उस नाव पे और उसके आसपास फटते रहे। उस नाव के चालक ने उन विस्फोटों के बाद ये पाया कि उनकी नाव जाम हो चुकी थी, जिसे स्नाइडर ने पहुंचते ही देखा था। खैर, उस नई नाव के लोगों ने अचानक देखा कि वो रोशनियां उनका पीछा करने लगी थी। स्नाइडर ने नाव को पूरी रफ्तार पे चलने का हुक्म दिया और तुरंत ही रेडियो पे बेस को मदद के लिए संदेश भेजा। जब वो रोशनियां नाव से 300 मीटर की दूरी पे पहुंच गईं, तो टीम ने फायर किया।
तेज चलती और उछलती नाव से निशाना लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं था, लेकिन स्नाइडर ने गोलियों को धातु की प्लेट से टकराते हुए सुना था। अचानक ही स्नाइडर और उनकी टीम पे ठंडे पानी की बौछार पड़ी, जो कि उन रोशनियों के विस्फोटकों की वजह से थी जो नाव के आसपास फट रहे थे। नाव पर मौजूद लोगों ने उन रोशनियों द्वारा फायर करने के कोई भी लक्षण नहीं देखे, लेकिन वो उन्हें अपने आसपास महसूस कर पा रहे थे। स्नाइडर ये सोचने लगे कि उनकी नाव का हश्र भी पहली नाव जैसा हो जाएगा कि तभी वो रोशनियां बड़ी तेजी से उनकी नाव के ऊपर से उड़ गईं, और इसके बाद बिना किसी घटना के स्नाइडर ने अपनी नाव अपने मुकाम तक पहुंचा दी। अमेरिकी सेना के हिसाब से ये हथियार और ये यान वियतनाम के नए दोस्तों ने उन्हें दिए थे, लेकिन उन्हीं गर्मियों में उनकी ये सोच बिल्कुल बदल गई। एक अमेरिकी थल सेना की टुकड़ी को एक गांव पे नजर रखने के लिए भेजा गया था। लगभग रात के 2 बजे उस टुकड़ी के सैनिकों ने एक रोशनी को उनकी तरफ आते हुए देखा। वो उस टुकड़ी से लगभग आधा किलोमीटर दूर आके रुक गई और बिना हिले डुले आसमान में तैरने लगी। ये देखकर अमेरिकी सैनिकों ने अपनी बंदूकों की तरफ हाथ बढ़ाए। इसी दौरान उस गांव से गोलियों की आवाज आई और वो लोग मशीन गन से उस रोशनी की तरफ गोली चला रहे थे। अमेरिकी सैनिक बड़ी हैरानी से उस रोशनी की तरफ देख रहे थे। तुरंत ही वो रोशनी अपनी जगह से हिली और गांव की तरफ बढ़ चली। अमेरिकी सैनिक सिर्फ हैरत में उस चीज को देखते रहे, जिसमें से कि एक सफेद रोशनी निकलती रही और वियतनामियों के गांव पे उड़ती रही। जब जब वो सफेद रोशनी जमीन को छूती, वहां विस्फोट हो जाता और गांव वालों की चीखें सुनाई पड़ती। ये कुछ समय तक चलता रहा, जब तक कि उस गांव से गोलियां चलनी बंद नहीं हो गईं, और इसके बाद वो रोशनियां जहां से आई थी उसी तरफ वापस चली गईं। अगली सुबह जब एक अमेरिकी टीम उस गांव में पहुंची तो उन्होंने हर जगह जलती हुई लाशें देखी। उनके हथियार पिघल चुके थे और उनका राशन जल चुका था। भले ही ये घटना डरावनी लगे, लेकिन इसके 2 साल बाद जो घटना हुई वो इससे भी ज्यादा डरावनी थी। बोइंग B-52 बॉम्बर आज तक का सबसे बड़ा सैनिक विमान है और आज भी सेवा दे रहा है, जबकि पहली बार उसे 1950 में उड़ाया गया था। वियतनाम युद्ध में B-52 ने लगभग 1.25 लाख बार उड़ान भरी थी और उनके सारे मिशन हमेशा ही बॉम्बिंग के होते थे। 1970 की गर्मियों में कैप्टन विलियम इंग्लिश की 12 लोगों की टुकड़ी साइगॉन में थी। उनकी टीम आर्मी की अल्फा टीमों में से एक थी और वियतनाम के हाई वैल्यू टारगेट्स को नष्ट करने का काम करती थी। उसी साल जून में इंग्लिश और उसकी टीम को एक B-52 ढूंढने का काम दिया गया जो लाओस में कहीं गुम हो गया था। इस टीम को बताया गया कि जहाज के पायलट्स ने रिपोर्ट किया था कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो रडार पे नहीं दिख रही थी। उन्होंने उन चीजों के बारे में कहा कि वो अजीब सी रोशनी से ढकी हुई थी और इसके बाद ही उनका रेडियो लिंक कट गया। इस टीम को उस प्लेन को ढूंढने का काम दिया गया और ये कहा गया कि प्लेन पे काम की चीजें को इकट्ठा करके प्लेन को उड़ा दें। उस टीम को लाओस के बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया। प्लेन के पास पहुंचते ही सैनिकों का काफी हैरानी हुई, क्योंकि प्लेन एकदम ठीक ठाक था, बस उसका निचला हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ था क्योंकि उसका लैंडिंग गियर नहीं खुला था। उन्होंने देखा कि अंदर जाने वाले सारे दरवाजे बंद थे, तो उन्होंने विस्फोटकों की मदद ली। जब वो विमान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पायलट्स का मृत शरीर अभी भी सीट पे ही था। इंग्लिश ने देखा कि उनके शरीर के काफ़ी चिथड़े उड़े हुए थे और उनकी हड्डियां भी टूटी हुई थीं, लेकिन उस हिसाब से ज़्यादा खून नहीं बहा था। प्लेन के अंदर का सारा सामान और बॉम्ब्स ज्यों के त्यों पड़े थे। इंग्लिश की टीम ने बॉम्बे में विस्फोटक लगाए, सारे कागजात लिए और वहाँ की बहुत सारी फोटो भी खींची। काम खत्म होते ही टीम वापस वियतनाम बॉर्डर की तरफ चल दी। जब उन्हें पीछे जहाज पे विस्फोट सुनाई दिया और उन्हें लगा कि उनका काम खत्म हो गया है। साइगॉन पहुंचते ही इंग्लिश ने रिपोर्ट में सब कुछ सच सच लिखा, जैसा कि उन्होंने और उनकी टीम ने देखा था। इस रिपोर्ट से खफा होकर इंग्लिश के सीनियर्स ने उसे वापस भेज दिया और एंट्री करने के काम में लगा दिया। 3 साल बाद इंग्लिश को नौकरी से निकाल दिया गया। इससे नाराज होकर उसने जहाज के अंदर की तस्वीरें बहुत से यूएफओलॉजिस्ट को दे दी, जिसमें एलन हाइनेक प्रमुख थे। इंग्लिश के हिसाब से यूएफओलॉजिस्ट से मिलने के बाद उन पे कई बार जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जगह और नाम दोनों बदल दिए। अमेरिकी गवर्नमेंट ने कभी भी यूएफओ की रिपोर्ट्स को सही नहीं माना है। उनके हिसाब से ये लड़ाई के प्रेशर के कारण दृष्टि भ्रम है। सच्चाई जो भी हो, अमेरिकी गवर्नमेंट इस बात पे पर्दा नहीं डाल सकती कि बहुत सारे सैनिकों ने बहुत अलग अलग जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स भेजी हैं। खैर, इस एपिसोड को खत्म करते हुए हमारी श्रद्धांजलि उन वीरों के साथ है जो दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। धन्यवाद।